जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन में। और कैसे आप लोग बताइए। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज आपका बहुत ही बढ़िया सीएचएसएल का प्रैक्टिस। आज हम लोग 9वां दिन यानी 9 डे आज हमारा होने वाला है। आज तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं 8वां डे तक। चलिए, तो आज बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आज भी आप लोग बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आज का ही बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग को मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से शानदार तरीका से शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और पेपर पेन लेके बैठ जाइए और धुआं धुआं उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, सभी को नमस्ते। बढ़िया, चले चलते हैं आज का मॉक टेस्ट 9 की ओर। बढ़िया तरीके से देखते हैं आज का सीरीज कैसा हम लोग का बीच रहने वाला है। बहुत ही शानदार शानदार। जो लोग कल का क्लास देखे होंगे उनको लेवल पता चल गया होगा कैसा लेवल पूछता है। तो सीएचएसएल बहुत ही बढ़िया लेवल है, क्योंकि 12 लेवल पर होता है। आप एमटीएस का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जबकि सबसे आपका एसएससी का लो ग्रेड मतलब जीडी के बाद कर्मचारी विभाग में देखा जाए तो एमटीएस बढ़िया आपका सबसे पोस्ट छोटा पोस्ट है। फिर भी उसका लेवल बहुत शानदार आता है। तो यहाँ तो सीएचएसएल का बात हो रहा है, तो बहुत ही जबरदस्त सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन का सवाल से। आप लोग भी करते जाइएगा शुरू से ही। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल ही आपका है। देखिए यहाँ पे कि वृत्त के, पढ़िएगा सवाल को। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा एस टी तथा क्यू आर वृत्त का व्यास है। ठीक है, यदि एंगल ऑफ आर पी टी इक्वल टू 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री में दिया हुआ है एंगल P। ठीक है, और तब एंगल ऑफ एस पी क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री का बहुत सुंदर सवाल। देखिएगा, वृत्त है तो वृत्त पहले हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, वृत्त की बात कर रहा है। चलिए वृत्त हम लेते हैं। अगर सर्कल ले लेते हैं तो यहाँ पे सर्कल लिए हम। ठीक है, आराम से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए सर्कल ले लिए। अब इस पे क्या बोल रहा है कि बिंदु कोई पी हमें लेना है। कोई भी बिंदु पी ले लेते हैं। मान ली कि यहाँ बिंदु अगर हम पी ले लेते हैं, बिंदु यहाँ पी ले लेते हैं। ठीक है ना, पी ले लिए। इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो चलिए स्पर्श रेखा भी हम ले लेते हैं। स्पर्श रेखा अगर हम खींचते हैं इस पे, ठीक है, स्पर्श रेखा ले लिए, जिसकी हमें क्या दिया हुआ है कि जिसके नाम क्या रखना है, एस टी रखना है। चलिए यहाँ एस ले लेते हैं, यहाँ टी ले लेते हैं। एक स्पर्श रेखा खींचे जिसका नाम एस और टी है। उसके बाद क्या है कि क्यू आर वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास कहाँ हुआ है बताइए। यहाँ अगर लेते हैं हम वृत्त का केंद्र सेंटर, तो यहाँ से क्या हमारा होगा, व्यास गुजरेगा जो कि बीचों बीचों। ठीक है, अब व्यास हमारा जो है, जिसकी हमें लंबाई क्या है, हमारा क्यू आर है। वृत्त क्या है हमारा, व्यास जो है क्यू है, और यहाँ हमारा जो है आर है। चलिए ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, वृत्त के बिंदु P पर हम यहाँ का P ले लिए। वहां पे कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा लेना है एस टी। उसके बाद क्या है कि वृत्त का व्यास हमें लेना है, जिसका नाम हमें क्या है, क्यू आर दिया हुआ है। क्यू आर वृत्त का व्यास ले लिए। अब यहाँ पे क्या है कि यदि एंगल ऑफ आर पी टी, तो चलिए आर यहाँ पी है, यहाँ टी की बात कर रहा है, यानी कि आर पी टी यहाँ पे बनाएगा यहाँ पे एंगल। तो हमें क्या करना होगा, इसको मिलाना होगा। जैसे ही मिलाते हैं तो यहाँ आर पी टी जो हमारा है एंगल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, आर पी टी एंगल मिल गया हमें। कितना हमारा है, 50 डिग्री है। चलिए 50 डिग्री यहाँ पे है, 50 डिग्री, 50 डिग्री है, 50 डिग्री। उसके बाद क्या है कि तब हमसे पूछ रहा है कि कोण एस पी क्यू का मान ज्ञात करें। अब एस पी क्यू देखते हैं, तो एस पी क्यू यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है, तो हमें ये भी मिलाना होगा। ठीक है ना, इसको भी हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। अगर हम मिलाते हैं इसको, तो हमें क्या देगा ये एंगल, एस पी क्यू, एस पी क्यू। ठीक है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। चलिए अब सबसे पहले अगर देखा जाए कि ये एंगल हमको पता है 50 डिग्री है। कितना है सर, 50 डिग्री है। इसको मान हमें निकालना है। अब कभी भी वृत्त के व्यास पर जब भी हम को खींचते हैं या एंगल बनता है, भी एंगल बनता है, ध्यान सुनिएगा कि वृत्त पे यानी कि अर्ध वृत्त पे कभी भी जब दो रेखा आपस में सट के एंगल बनाता है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का निर्माण करता है। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री हो गया। यानी कि क्यू पी आर हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एंगल आर पी टी बराबर कितना हमारा, 50 डिग्री है। ठीक है ना, अब पूछ क्या रहा है सर, हाँ हम क्या निकाले, क्यू पी आर निकाले। तो एंगल ऑफ क्यू पी आर कितना हमारा है, 90 डिग्री है। क्या बताएं कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या है, अर्धवृत्त के व्यास पे कर सकते हैं, अर्धवृत्त ना हो गया, उस पे क्या होगा, एंगल जो बन रहा है क्या होगा, 90 डिग्री। यहां से यहां अगर देखा जाए तो क्या हो गया बताइए, अर्धवृत्त हो गया आपका। कोई दिक्कत। चलिए
अब यहाँ पर अगर देखा जाए, हमसे पूछ क्या रहा है कि एंगल ऑफ एस पी क्यू बताइए, तो यानी कि एस पी क्यू का हमसे मान पूछ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं आपसे कि अगर पूरा की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा हमारा 180 डिग्री। अब ऊपर 180 होगा तो हमारा नीचे भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री लाने के लिए क्या क्या हमको जोड़ना पड़ेगा बताइए। 180 लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा हमको, चलिए अब अगर तो तीनों एंगल को जोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंगल किसको, इसको पूरा एंगल को हम जोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक बात करें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसको 180 लाने के लिए कौन सी को जोड़ना पड़ेगा हमको, क्या क्या बताइए। तो एंगल ऑफ एस पी क्यू प्लस एंगल ऑफ पी क्यू आर प्लस एंगल ऑफ आर पी टी। एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, आर पी टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब एस पी क्यू का मान निकालना छोड़ दीजिए, ऐसे ही एस पी क्यू, ये कौन सा कलर हमने ले लिया, एक सेकेंड। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो एंगल ऑफ एस पी क्यू तो निकालना ही है, प्लस अब पी क्यू आर कितना है सर, एंगल ऑफ पी क्यू आर हमारा कितना है, क्यू पी आर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, क्यू पी आर होगा यहाँ पे, क्यू पी आर होगा। अब क्यू पी आर कितना हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख लीजिए, प्लस आर पी टी कितना हमारा 50 डिग्री है, अब बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ करके माइनस करते हैं तो एंगल ऑफ एस पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, जो कि बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा आपका। तो हमारा कितना यहाँ पे आ गया सर, यहाँ पे आ गया आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 6/5 दिया हुआ है, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 का मान हमसे पूछ रहा है। अब चलिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 6, ठीक है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 5 हो जाएगा। ऊपर वाला का मान ऊपर वाला, नीचे वाला का मान नीचे वाला ले लिए हम, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 6 हो गया। अब हमसे पूछा कि साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा बताइए। अब साइन एक्स का मान अगर हम आपसे पूछते हैं कि साइन एक्स का मान, तो दोनों का योग कर दीजिए, एक बार दोनों का योग बटा 2, तो 6 5 11/2 हो जाएगा। और कॉस एक्स का मान पूछे तो डायरेक्ट, ठीक है ना, एक बार घटाना बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। और कॉस एक्स का मान एक दोनों का डिफरेंट लीजिए एक बार, तो दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 6 5 का 1 होगा, तो 1/2। अब कॉस एक्स का मान साइन एक्स का मान आ गया, तो साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, और आपका कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है। अब सभी का मान आ गया, हमसे पूछ कर टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स पूछ रहा है, तो टेन का क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि पी बाई बी का स्क्वायर पूछ रहा है। तो पी कितना है हमारा, पी हमारा 11 है, अब बी कितना है, 1 है। 11/1 लिखिए चाहे 11 लिखिए, बात बराबर है। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 हो गया ऊपर में, 121। अब क्या है, प्लस में 1 है, प्लस 1 कर दिए। और नीचे आपका क्या हो जाएगा कि टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 11/1 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है आपका। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। अब माइनस में 1 है तो माइनस में लिख दिए, ऊपर में आ जाएगा 122, नीचे में आएगा 120। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 61/60 जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 61/60 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बात समझे, बताइए, बढ़िया सवाल था। डायरेक्ट यहाँ मान निकाले हैं। अब टेन का मान पी बाई बी होता है, सभी को पता होगा। तो पी बाई बी मीन क्या, पी का मान 11 है, बी का मान 1 है, 11 के स्क्वायर सीधे लिख दिए। एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था। 121 में जोड़े 122 आया, 121 में घटाया 120 आया, आपका टोटल आपका 61/60 उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल,
चलिए कीजिएगा। सवाल पढ़िए। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन रुपया जो है 42 रुपया अधिक खर्चा बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। ठीक है ना। छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था? देखिए, जैसे ही 35 विद्यार्थी हमारे पास छात्रावास में कहीं है, ठीक है, अब वहां पे विद्यार्थियों की संख्या 7 से बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा सर? 42 हो जाएगा। वो तो बात की बात है। लेकिन भोजन जैसे विद्यार्थी बढ़ेंगे तो छात्रावास खर्चा ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा। अब छात्रावास के भोजन खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही 7 संख्या विद्यार्थी के बढ़ेगा तो विद्यार्थी के आपस के जो वो 1 रुपया कम हो जाएगा। संख्या बढ़ेगी तो खर्चा कमेगा। में क्या में क्या होगा कि संख्या बढ़ेगा तो उसका भोजन का खर्चा बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कि विद्यार्थियों का औसत खर्चा 100 रुपया है। ठीक है। अब 35 छात्र थे पहले, 35 छात्र थे, ठीक है। उनका एक्स के हिसाब से तो 35 एक्स हो जाएगा हमारा, यानी कि 35 गुनी एक्स। अब जैसे ही 7 विद्यार्थी बढ़े तो 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42 छात्र हो जाएंगे। अगर इनका भी अगर 100 रुपया हिसाब से रहता तो 42 एक्स हो जाता। एक्स अगर औसत हिसाब से खर्चा रहता तो 42 एक्स हो जाता। लेकिन कह रहा है कि 1 रुपया कम हो जा रहा है, यानी कि पहले कितना था? एक्स था, अब 1 रुपया कम है, यानी कि एक्स माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या था सर? 35 एक्स था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विद्यार्थी कितना थे? 35 थे, लेकिन भोजन पर प्रतिदिन खर्चा कितना बढ़ रहा है? 42 बढ़ रहा है। पहले कुछ भी हो, कितना से बढ़ रहा है? 42 से बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे हम? 42 में ऐड कर देंगे। अब दोनों क्या हो गया हमारा? बराबर हो गया। यहाँ 42 छात्र का आपका आ गया खर्चा, यहाँ भी 42 छात्र का खर्चा आ गया। अब यहाँ कितना आ जाएगा सर? तो 35 एक्स प्लस 42 बराबर 42 एक्स माइनस 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 42 एक्स, अब 35 एक्स है, यहाँ पे अगर 42 यहाँ पे आ जाएगा तो 42 प्लस 42 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कितना है? अब 42 एक्स में से कितना आएगा? 7 एक्स बच जाएगा। अब 42 में कितना हो गया? 84 बराबर 7 एक्स। अब 7 से कट जाए कितना बार में? 7 एकम 7 दूना के 14, यानी कि कितना बार में कटेगा सर? तो 12 बार में कट गया हमारा। तो एक्स का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब एक्स का मान 12 आया तो एक्स हमको ची माने है सर? तो औसत खर्चा माने हैं। तो औसत खर्चा में से पूछ रहा है, छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा में पूछ रहा है। तो प्रारंभिक खर्चा कितना था? प्रारंभिक खर्चा था 35 के हिसाब से एक्स के खर्च। ठीक है, 35 से अपना स्टूडेंट को प्रारंभिक पूछ रहा है, 42 नहीं, बढ़ला के बाद नहीं पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है। तो पहले कितना था? 35 स्टूडेंट थे जिनका एक्स के हिसाब से खर्चा था। तो अब कितना होगा सर? तो 35 एक्स हो गया बराबर 35। अब एक्स का मान कितना है सर? 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब 35 दुना के 70 के जीरो आपका 7 हो गया। अब 35 से कम 35 से 7 42, यानी कि 420 जो है आपका आपका 420 जो है प्रारंभिक खर्चा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बताइए, बढ़िया सवाल था। एवरेज का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। एक न एक सवाल आपसे इससे बनता ही बनता है, बढ़िया लेवल का सवाल था। चलिए, अब अगला सवाल है। चलिए देखिए यहाँ पे, एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह अपनी समान चाल की 1/3 चाल से चलती है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा? चलिए, अब एक कार जो है 5 घंटे में 150 किलोमीटर तय कर रही है। ठीक है, उसकी चाल पहले बताइए कितना होगा? तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर हो जाएगा आपका डी बटा टी, यानी कि डिस्टेंस बता टाइम। और डिस्टेंस कितना है हमारा? 150 किलोमीटर है। और टाइम कितना है सर? 5 घंटा है। चलिए, किलोमीटर पर घंटा में है, टाइम ही घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा क्या आ गया? उसका रियल स्पीड आ गया। ठीक है, रियल स्पीड है। लेकिन पूछ रहा है कि उसका अगर अपनी समान चाल की 1/3 चाल से चलती है, ठीक है ना, समान चाल के 1/3 चाल से अगर चलेगी, पहले समान चाल से कितना था? नॉर्मल चाल 30 था। अब 30 का 1/3 बोल रहा है, तो 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि अगर 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है तो उसे वही दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? दूरी कितना है सर? डिस्टेंस फिर से हमारा कितना आ गया? ये नया वाला स्पीड आ गया, न्यू स्पीड। अब डिस्टेंस कितना था? 150 किलोमीटर था। तो फिर टाइम बताइए कितना आ जाएगा? तो 150 बटा 10 काटे कितना आ जाएगा? 15 घंटा। तो बताइए 15 घंटा आंसर हो जाएगा आपका। बताइए, अब 15 तो ऑप्शन में है या नहीं है? तो 15
आंसर यहाँ पे नहीं होगा। सवाल को समझिए कि उसे समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा, कितना और समय लगेगा बताइए। अब देखिए पहले उसको 5 घंटा लगता था, अब कितना लग रहा है, 15 घंटा लग रहा है। यानी कितना अधिक टाइम लग रहा है, तो 10 घंटा अधिक टाइम लग रहा है। तो 15 - 5 बराबर 10 घंटा, यानी कि 10 घंटा आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब यहाँ 15 ऑप्शन में रहता तो सभी लोग 15 मार देते, जो कि बिल्कुल आंसर गलत हो जाता। यहाँ पे बोल रहा है सवाल में कितना और समय लगेगा, पहले 5 घंटा लगता था, अब 15 घंटा लग रहा है, यानी कि कितना ज्यादा, 10 ज्यादा लग रहा है। चलिए बढ़िया सवाल अगला है। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल है, ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। अब ए जो है बच गया अकेला, उस शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। जितना हो सके सवाल को डिफिकल्ट किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो सर ए जो है ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 35 दिन में। और बी जो उसी काम को कितना दिन पूरा कर रहा है, तो 15 दिन में। अब टोटल वर्क हमको नहीं पता है कितना है, तो हम क्या करते हैं कि जब टोटल वर्क नहीं पता रहे, 15 और 35 का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 - 35 का एलसीएम कितना होगा बताइए, तो 105 हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो गया सर, 105 हो गया। अब 35 दिन में 105 काम कर रहा है, तो कितना इसका एफिशिएंसी है, यानी कार्य करने की क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि 3 वर्क पर डे। अब 15 दिन में 105 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 7 काम। ठीक है ना, कितना काम, 7 दिन। अब 7 काम, एक दिन में 3 काम और एक दिन में कितना काम, 7 काम। अब बताइए हमें कि बोल रहा है सर कि उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अब दोनों का अगर एफिशिएंसी जोड़े तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, तो एक दिन में टोटल हमारा कितना हो रहा है कार्य, तो 10 काम हो रहा है। तो 10 काम हो रहा है, तो 10 काम करेगा एक दिन में, तो 7 दिन में कितने काम, तो 10 × 7। यानी कि दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किए, तो कितना काम को निपटा दिए, 70 काम को निपटा दिए। टोटल कार्य हमारा 105 था, इसमें से 70 काम को निपटा दिया, बचा कितना हमारा सर, 35 कार्य। अब टोटल वर्क कितना बच रहा है हमारा, 35 बच रहा है। तो पूछ रहा है कि ए अकेला शेष कार्य के, अब शेष कार्य कितना बच रहा है, मैं शेष लिख लीजिए यहाँ पर, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, मीनिंग पर नहीं जाइएगा, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अब शेष कार्य के 60% भाग को, अब 35 का 60% निकालेंगे हम, तो 60% क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 7 में 3 से गुना कितना गया, 21 कार्य को। अब बचा हुआ जो हमारा 35 था, उसका 60% निकाला तो कितना आया हमारा, 21 आया। वही पूछ रहा है कि ए अकेला, अब 21 जो काम बचा उसको कितने दिन में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है मेरे दोस्त, ए का एफिशिएंसी है 3। अब 21 काम को 3 के हिसाब से कितना दिन में करेगा, तो 7 दिन में कर देगा। 7 दिन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। क्लियर है, बताइए। बढ़िया सवाल था, आगे चले। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अ, तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है। यदि दोनों ही स्थिति में दर 16% हो तो वह राशि क्या है। अब देखिए यहाँ पे 16% रेट की बात कर रहा है, लेकिन अर्धवार्षिक दर कह रहा है। अर्धवार्षिक दर मीन्स क्या, कहने का मतलब 6-6 महीना पर दर मांगेगा, साल भर पर कर रहा है कि कितना है, 16% है। 1 साल का ब्याज 16% है, तो बताइए कि अर्धवार्षिक कर रहे हैं कि 6 महीना ब्याज कितना देगा, 68% देगा उसको 2 बार। तो 68% 2 बार देगा, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 8% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 4% के 1/25, तो 8% के कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 बार कह रहा है ना सर, अब देखिए 8% कितना बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, क्योंकि अर्धवार्षिक है, 2 बार के बाद कर रहा है। अब जैसे ही नीचे वाला वैल्यू देखिए कितना है, 25 है, तो सीधा जब 2 बार के बाद करें तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब 625 पर दो दो बार रेट कर रहा है। अब पहला साल के लिए ब्याज अगर निकालेंगे, यहाँ हो गया दूसरा साल के लिए ब्याज। ठीक है, अब पहला साल के लिए ब्याज निकाले तो 625 कितना, 25 गुना के आपका 50 यहाँ पे
दूसरा रेट कितना आ जाएगा 50 आएगा, यानी कि साधारण ब्याज 50-50 देगा हमें। सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा 50-50 रुपये 2 बार देगा। क्लियर है। अब अगर बात किया जाए चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि सर ब्याज पे भी ब्याज हम लेंगे, यानी कि 50 रुपये भी ब्याज लेगा 2/25 के हिसाब से पहला साल पे, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 दुना के 50 और 2 दुना के 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ गया। देखिए जो ये वाला वैल्यू है, ऊपर वाला जो वैल्यू है, ये दोनों हमारा होता है एसआई, ठीक है। और जितना टोटल वैल्यू है हमारा सीआई है, और ये जो वैल्यू आता है हमारा तो सीआई माइनस एसआई आता है, जो कि हमें दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है सर 56 रुपया है। तो 56 जो हमारा है 4 का मान है, 4 का मान कितना हमारा 56 है। हमसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, यानी कि राशि कितना हमारा है, पी कितना मान है हम 625, यानी कि 625 का मान पूछ रहा है। काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, और 625 में 14 से गुना करिए, 14×5 = 70 के 0 हाथ में का 7 बच गया, और 14 दूना का 28 और 7 35 की 5 आपका कैरी कितना बच गया 3 बच गया, और 14 छक 84, और 3 कितना हो गया 87 हो गया, 84 से 87 हो गया, यानी कि 87-50 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 आपका क्लियर है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी आपका, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। ऊपर वाला एसआई देता है, पूरा हमारा सीआई देता है, जो यहाँ वैल्यू आता है वो सीआई माइनस एसआई आता है। तो सीआई माइनस एसआई हमारा 4 आ रहा है, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि सीआई माइनस एसआई 56 है, यानी कि 1 यूनिट का मान 14, तो 625 यूनिट का मान निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, देखिए दो द्रव x और y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं, और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपया प्रति लीटर से बेच दिया जाता है। यदि x की लागत y की तुलना में 2 रुपया प्रति लीटर अधिक है, तो x की लागत कितनी है। चलिए x और y की बात कर रहा है हमें, तो x और y लिख लिए। कितना है अनुपात सर 3:2 है। टोटल मिक्सचर की बात करते तो कितना हो जाएगा 5 लीटर का मिश्रण हो गया। ठीक है, अब 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/10 कि बेचेगा तो कितना बेचेगा 11/10 में बेचेगा, यानी कि एक लीटर, अगर एक कोस्ट प्राइस की बात करें तो 1 लीटर कोस्ट प्राइस कितना होगा हमारा 10 रुपया हो जाएगा। वही 1 लीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 11 रुपया हो गया, क्योंकि ये जो है 11 दिया हुआ है हमारा एक गुना। देखिए ना भाई साहब 11 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है ना, तो 11 जो है हमारा 11 को डिनोट करें कि एक गुना, तब का 10 जो होगा नीचे वाला जो वैल्यू होता है कोस्ट प्राइस होता है, तो ये भी अपने आप पे 1 × 10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब 5 लीटर, अगर 5 लीटर सीपी की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा 50 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार अगर 5 लीटर एसपी की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा 55 रुपया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सवाल को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए सवाल है, यदि x की लागत यानी कि x की कोस्ट y की कोस्ट की तुलना में 2 रुपया अधिक है, अगर y की कोस्ट मान लेते हैं कि y का कोस्ट हमारा जो है y का कोस्ट रुपया मान लिए, तो x का कोस्ट क्या हो जाएगा, x का कोस्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त n+2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि टोटल ऑफ कोस्ट निकालिए, टोटल कोस्ट अगर निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा हमारा गुने कोस्ट। ठीक है, अब टोटल कोस्ट हमारा कितना था, टोटल कोस्ट प्राइस 50 था, तो 50 बराबर पहले x के लिए क्वांटिटी लेते हैं अगर, तो अच्छा सबसे पहले x के लिए क्वांटिटी, तो x की क्वांटिटी कितना है 3 है, तो 3 गुने और उसका कोस्ट कितना n+2, यानी कि n+2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब x का हो गया, y के लिए क्वांटिटी लेते हैं, तो y का क्वांटिटी कितना है 2 है, तो 2 गुने इसका कोस्ट कितना है तो n है 2n, इधर हो गया 50 बराबर 3n+6+2n। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 6 का माइनस करें कितना आ जाएगा 44 बराबर कितना आ जाएगा 3 और 2 5n, यानी कि n बराबर 44/5, जो कितना आ जाएगा हमारा 8.8 आ जाएगा। अब n का मान हमारा इतना आ गया, तो पूछ रहा है कि x का कोस्ट बताइए, यानी कि n+2 का मान पूछ रहा है, तो x का कोस्ट कितना हो जाएगा हमारा, x का हमारा कोस्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, x का कोस्ट हो जाएगा हमारा सीपी 8.8+2, यानी कि 10.8, 10.8 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है आपका, चलिए देखिएगा,
हाँ, अब देखिए 3 संख्याओं का योगफल 79 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हमारा 4:5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या का योगफल कितना 79 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है। चलिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है 4:7 हमारा 7 है। ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे दूसरी तीसरी का कितना है 4:5 है। दूसरी और तीसरी का कितना है 4:5 है। अब यहाँ पे कितना माना जाएगा बताइए 7 है, इसके बगल में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसके बगल में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब गुना करेंगे तो 7×5 = 35, रेशियो यहाँ पे 28 और रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4×4 = 16। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त 5 8 5 13 6 19 की 9। आपका एक बच गया कैरी और 3 2 5 1 6 1 7 यानी कि 79 आया आपका। यानी कि तीनों का योगफल हमारा कितना रहा 79 है रहा है, लेकिन तीनों का योगफल सवाल में कितना 79 है। यानी कि 79 जो है आपका 1 यूनिट बराबर 1 के बराबर है। तो हमारा पूछ रहा है कि दूसरी नंबर कितना है, तो दूसरी नंबर भी आपका 28 ही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 79 को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि एक गुना मान आ गया आपका। उसी प्रकार 28 अपने आप में एक गुना मान कितना 28 हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चलिए ये सवाल हो गया है आपका। हाँ ये बढ़िया सवाल है। चलिए कीजिएगा। सवाल है पढ़िएगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर बताएं। चलिए अब धनराशि चक्र साधारण ब्याज मूलधन का कितना 1/4 है। मूलधन का 1/4 है, यानी कि साधारण ब्याज जो हमारा है, साधारण ब्याज जो हमारा है मूलधन का 1/4 है मूलधन का। ठीक है। यानी कि अब एसआई का मान पूछे तो कितना आ जाएगा हमारा, एसआई का मान हमारा कितना आ जाएगा बताइए 1 आ जाएगा। अब पी हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, क्लियर है। यानी कि एस बराबर एस आई हमारा 1 आ गया, पी बराबर 4 आ गया, यानी कि ये साधारण ब्याज 1 और मूलधन 4। अब क्या है सर कि रेट जो हमारा है, रेट जो है वो टी के बराबर है। यानी कि रेट बराबर टी के बराबर है हमारा। जो ब्याज है टाइम के बराबर है, तो आर बराबर टी कर दिए। अब चलिए एस आई फॉर्मूला लगाइए, तो एस आई बराबर क्या होता है टी गुने आर गुने टी बटा 100। चलिए एस आई कितना है 1 है, 1 बराबर पी कितना है 4 गुने रेट, रेट 2 हो जाएगा क्योंकि टी जो है आर के बराबर है बटा 100। और 100 में यहाँ कीजिएगा गुना तो कितना आ जाएगा 100 बराबर 4 गुने आर स्क्वायर। अब 4 से काटेगा तो 25 बार में 25 बराबर आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5%। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया था, संख्यात्मक मान बराबर था वर्ष के और रेट के। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी इसे दो क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है, यानी कि पता नहीं है, में ग्राहक को 810 रुपया में बेचता है, तो दूसरी छूट क्या होगी। चलिए सबसे पहले एमपी की बात करते हैं, तो एमपी कितना है हमारा, एमपी 1,000 रुपया है। अब 1,000 पर दो छूट देता है, पहला छूट कितना है सर 10% है, 10% है। ठीक है, कुछ भी आएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद जो बेच रहा है हमारा X% छूट है, नहीं पता है कितना है, कितना बेच रहा है 810 में बेच रहा है। चैन मेथड सबसे बढ़िया मेथड यही है। अच्छा यहाँ पे नहीं पता है कितना परसेंट दे रहा है छूट, लेकिन यहाँ तो पता है ना सर कि 1,000 पर 10% छूट दे रहा है, यानी कि 100 रुपया छूट दे रहा है, तो कितना बेचेगा 900 में बेचेगा। इसके लिए और इसके लिए क्या हो गया एमपी हो गया, इसके लिए एमपी और इसके लिए एसपी हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब 900 का सामान 810 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट नहीं निकालीजिएगा। अब 900 का सामान 810 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना पहले हमारा आ गया 90 रुपया का डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट बता दीजिए, तो 90 रुपया का डिस्काउंट कितना पे 900 पे अगुने 100 काटिएगा 1/10 आएगा। 1/10 कितना होता है 10% होता है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल है। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति के पास एक भूखंड
3 दलालों से होते हुए पहुँचता है। बढ़िया है। दलाल समझ रहे हैं ना? जो मतलब घूस-वूस लेवे उसको दलाल बोला जाता है। तो प्रत्येक दलाल 20% लाभ कमाता है। ठीक है ना? यदि व्यक्ति ने 3,45,600 रुपया में जमीन खरीदी हो, तो जमीन की वास्तविक कीमत ज्ञात करें। ठीक है? यहाँ पे टाइपराइटर साहब का नाम है कि जो बीच-बीच में यहाँ पे जो मान लेता है, जो सौदा करवाता है उसको दलाल कहते हैं। चलिए वही बात है। चलिए अब 20% लाभ कमा रहा है जो दलाल है 3-3 गो, यानी कि पहला से दूसरा दे रहा है तो 20% का लाभ कमा रहा है। दूसरा से तीसरा व्यक्ति दे रहा है वो 20% ले रहा है। यानी कि तीसरा जब बार में जब दलाल ले रहा है पैसा 20% का लाभ, तब वो ग्राहक के पास जमीन का दाम पहुँच रहा है। तो कहने का मतलब है कि 3 बार दलाल भेटा रहा है उसको, कितना ले रहा है? 20-20 बार 20-20% ले रहा है। यानी कि हर एक बार 20% का लाभ वो लोग ले रहा है तो उसको जमीन महँगा पड़ जा रहा है। तो चलिए पहला दलाल की अगर बात करते हैं, पहला दलाल जो आएगा 20% लेगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 1/5 होता है। यानी पहला दलाल जो ₹5 का कॉस्ट होगा, उसको कितना में ले रहा है? वो ₹6 ले रहा है, यानी कि ₹1 ज़्यादा ले रहा है। दूसरका जब दलाल आएगा, कितना ले लेगा सर? वही 5 से 6 ले लेगा। तीसरका भी जो दलाल आएगा ना, वो 20% ले रहा है कि ₹5 के सामान को ₹6 में लेके उसको बेच रहा है। अब टोटल बात करें 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब जो जमीन ₹125 का होगा, वो जब 3 गो दलाल से गुजर रहा है, तो कितना में बेच रहा है वो? 216 में पड़ रहा है हमको। ठीक है? जो जमीन का कीमत कितना होगा? 125 होगा। जब 3 दलाल से गुजर के हमारे पास आ रहा है ना वो जमीन का कीमत, हमें कितना देना पड़ रहा है? ₹216 ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है ना? ज़्यादा देना पड़ रहा है ना? 125 की जगह 216 देना पड़ रहा है, यानी लगभग आपका ₹90 ज़्यादा पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है? ₹90 ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति के पास रुपया जो है जमीन खरीदी थी वो कितना में? 3,45,600 में है। यानी कि 216 में ना खरीद करके 3,45,600 में खरीद रहा है। ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि जो जमीन की प्रारंभिक मूल्य थी, यानी कि वास्तविक मूल्य रियल जो दाम था उसका, वो कितना था आपसे पूछ रहा है। चलिए अब 3,45,000 कितना का मान है? 216 का मान है और निकालना कितना का है? 125 का। बस काम खत्म। अब इसको अगर देखा जाए तो 16 दूना के 32, 3,45,600, 3,45,600। ठीक है? चलिए 3,45,600 जो है 216 का मान है, हमसे कितना का मान निकालना है? 125 का मान निकालना है, क्योंकि प्रारंभिक ओरिजिनल मूल्य कितना था? 125 था। इसको काटेंगे तो 16 दूना के 32, 6 छक 36, ये आपका 16 बार में कट जाएगा। ठीक है? अब 1600 गुने कितना आ गया? 125 आ गया, यानी कि 1600 गुने 125। अब गुना कर लीजिए, आपसे डबल जीरो है तो पीछे से डबल जीरो दे दीजिए और 16 पच 80 की जीरो फिर आ जाएगा आपका। कैरी कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है? अब 16 कम 16 और 8 कितना हो गया? देखिए यहाँ पे 16 दूना के 32 और 8 40 की जीरो फिन आ गया। आपका फिन आपका कैरी कितना? 4 बच गया और 16 का 16 और 4 20 आ गया, यानी कि 20 पर कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो, टोटल 2 पर 5 जीरो। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? बढ़िया है। चलिए शानदार था सवाल। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में ₹504 का अंतर हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है? कहने का मतलब किसी भी आप दुकान पर गए, वहां पे आपको 35% की एक बार छूट दिया। ठीक है? उसका जो आपका विक्रय मूल्य पड़ा, यानी कहने का मतलब आप जो खरीदे उसका मूल्य में, और 20% 15% के दो बार डिस्काउंट दिया, एक बार 20% का डिस्काउंट दिया, एक बार 15% का डिस्काउंट दिया, उसका में मूल्य में अंतर आपका कितना का पड़ रहा है? ₹504 का पड़ रहा है। तो होगा ही सर, पहला डिस्काउंट कितना है सर? डिस्काउंट पहला जो हमारा है कितना है? 35% है। अब एक बार दे रहा है 20%, एक बार दे रहा है 15%। दूसरा का जो डिस्काउंट है 20% और एक 15%। अगर इसका हम सक्सेसिव लगाते हैं तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, यानी कि ए प्लस बी 20 15 कितना हो गया? 35 माइनस ए बी 15 दूना के 30, 300 बटा 100। ठीक है? यानी कि दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, तीन का जगह कितना आ गया? 32%। अब देखिए डिस्काउंट टू हमारा कितना आ गया सर? 32%। अब बताइए अंतर दिख रहा है आपको? पहले हमारा 35% दे रहा था दुकानदार, तो हमें लगा कि चलिए एक बार डिस्काउंट दे रहा है कोई बात नहीं। दूसरका बार जब डिस्काउंट दिया तो एक बार 20% दिया, एक बार 15% दिया, तो आपको लगा कि चलो भाई दो दो बार डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन आप बेवकूफ बन रहे हैं, दो बार डिस्काउंट दे रहा है तो आपको कम डिस्काउंट पड़ रहा है। देखिए दो बार डिस्काउंट दिया तो कितना पड़ गया? 32% पड़ गया। लेकिन यहाँ डिस्काउंट कितना दे रहा था सर? तो 35% दे रहा था। समझ रहे बात को ना?
यानी कहने का मतलब 2 बार डिस्काउंट से बढ़िया क्या हमारा डिस्काउंट था? यही था 35%। अब आगे अगर के देखा जाए सवाल, तो यहाँ पे समझिए, तो वही बोल रहा है कि जो पहले डिस्काउंट मिलता था, जो अब डिस्काउंट मिल रहा है, उसको में डिफरेंट कितना का मिल रहा है हमें? तो 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन यही सवाल में जो 3% का मान है, कितना दिया हुआ है अंतर? 504 जो है, यही 3% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य कितना होता है सर? 100% होता है। तो 100% का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। अब 3 से इसको काटिएगा तो कितना हमारा कटेगा? 16 तिया 48 अठरी की 24, 168 बार में 168 में 100 से गुना, 168 पे कितना जीरो? डबल जीरो, यानी कि 16,800 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, यहाँ क्या लगा लिए हम बाबू? सक्सेसिव लगा लिए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें, यानी कि मूल भिन्न का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए, किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना? मान लिया कि भिन्न हमारा कितना था? x था अब बटा y था। अंश हमारा कितना हो गया? x हो गया और हर कितना हो गया? 40 हो गया। अंश में 60% की वृद्धि यानी कि 160/100, और आपका हर में कितना का वृद्धि हो रहा है? चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं। x हमारा क्या है? हर है, अंश है। x में एक 60% की वृद्धि 160/100, और हर में कितना की वृद्धि हो रहा है सर? सीधा देखा जाए कि हर में वृद्धि हो रहा है y का कितना का? 40% का 140/100 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो बराबर भिन्न कितना हमारा आ रहा है? तो 16/63। बहुत सारे तरीके से करने का, लेकिन सबसे शानदार तरीका यही है। तो 100 से 100 खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 16 से 16 खत्म। ठीक है, और यहाँ 7 दूना के 14 और 9 सत्ते 63 आ गया आपका, यानी कि x 9x बराबर 2y। एक्स बटा वाई निकालेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भिन्न का मान 2/9। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? छोटा सवाल था, सिंपल सवाल था। अब x प्लस 160/100, या x में आप 60% कितना? 3/5 होगा, तो 5 प्लस 3 जोड़ के भी कर सकते हैं, 8 बटा फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। सबसे आसान यही है कि 100 से 100 का कट जाएगा। अब देखिए, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसाअ ज्ञात करें। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसाअ ज्ञात करें। कभी भी सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ देखा जाए तो कितना होता है बताइए? जैसे सह अभाज्य संख्या कोई लेते हैं, जैसे ले लिया आप 3 और 7। अब 3 और 7 जो है हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं है? बताइए, है। तो 3 और 7 का अगर आप पूछे कि एचसीएफ कितना होगा, तो देखिए इसको तोड़िए, तो 1 गुने 3 और 7 जो है 1 गुने 7। ऐसा संख्या लेना है, अभाज्य में समझ रहे हैं क्या होता है? जो अपने आप से कटे या 1 से कटे, बस। अगर 1 से कट रहा है तो दोनों 1 से कट रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कभी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। तो एचसीएफ कितना होता है सर? 1 होता है, 1 होता है। और संख्या हम मान लिए कि पहली संख्या हमारा जो मान लिए x है, पहली संख्या क्या है? x है, और दूसरी संख्या क्या है सर? y है। तो ये दोनों में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? क्योंकि बताए थे कि किसी भी संख्या का एचसीएफ जो होता है उसका सबसे हाईएस्ट कॉमन वैल्यू होता है, ठीक है ना? एचसीएफ, अब उससे जो अगर निकाल लेते हैं तो जो रेशियो बचता है उसका एचसीएफ निकालने के बाद, उससे बड़ी अब उसके बाद आप किसी भी संख्या को कॉमन नहीं ले सकते हैं, वो सबसे छोटी संख्या आ जाती है। यानी कि अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो गया? एक्स वाई बराबर, अब एलसीएम कितना हमारा? एलसीएम नहीं पता है। गुणनफल 117 दिया हुआ है, लेकिन एलसीएम नहीं ना पता है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कितना हमारा? 1 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्स वाई का मान कितना है? 117 बराबर, एलसीएम नहीं पता है। अब एक यहाँ डिवाइड में जाएगा तो बात बराबर है एलसीएम, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया? 117 आ गया। 117 ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। अगला सवाल, चलिए, यदि a बराबर x माइनस 1/x+1 है, तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइएगा, बढ़िया सवाल है।
चलिए देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा है एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। देखिए ए बराबर अगर हमारा इतना है, ए बराबर एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। अब वन बटा ए का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पलट जाएगा, यानी कि ऊपर चल जाएगा एक्स प्लस वन, अब बटा नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वन, यही ना आएगा। अब पूछ क्या रहा है, वन बाई ए माइनस वन बाई ए का मान हमसे पूछ रहा है। अब ए कितना है सर, तो एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, ये है हमारा वैल्यू। हाँ ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन, यही ना है। अब नीचे देखा जाए तो ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एलसीएम लेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा सर, अगर इसको देखा जाए तो माइनस वाला माइनस के साथ कट जाएगा। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। देखिए एलसीएम लीजिएगा, एक्स प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब एक्स प्लस वन से कटेगा वैल्यू तो कितना बच जाएगा, एक्स माइनस वन बच जाएगा। अब एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ देखा जाए तो माइनस प्लस कटेगा तो बच क्या जाएगा कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। नीचे सबसे पहले देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। अब ऊपर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, एक्स, ऊपर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, क्वेश्चन में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन। ठीक, बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका, एक से एक कट जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस टू यहाँ पे जो है माइनस टू एक्स रहेगा, यहाँ पे टू एक्स ले लीजिएगा, टू एक्स, यहाँ टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे टू ए बी होता है, टू ए बी होता है तो टू ए बी यानी कि एक्स भी आएगा, टू एक्स आ जाएगा, यानी ऊपर आ गया माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स बटा नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये जो आपका आया बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे बढ़िया से देख लीजिएगा, चाहे इसको हम छोटा करके थोड़ा सा सुधार देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टू एक्स प्लस वन कर लेना था। चलिए दिखा ही देते हैं आपको। चलिए यहाँ देखा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रह जाएगा यहाँ टू एक्स, ठीक है ना, और फिर माइनस आपका वन हो जाएगा बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब काटेगा यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वन से वन खत्म, अब टू एक्स कितना आएगा माइनस फोर एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ थ्री रूट टू बटा रूट थ्री प्लस रूट सिक्स माइनस फोर रूट थ्री बटा रूट सिक्स प्लस रूट टू प्लस रूट सिक्स बटा और रूट थ्री प्लस रूट टू इज का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, इतना का मान ज्ञात करना है। अब सबसे बढ़िया से सवाल करने का शानदार तरीका क्या है हमारे पास, देखिए पहला कितना है, तीन रूट दो बटा रूट तीन प्लस रूट तीन, तीन रूट दो बटा, अच्छा रूट तीन प्लस रूट सिक्स है तो रूट सिक्स प्लस रूट तीन लिख सकते हैं, रूट सिक्स प्लस रूट तीन, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। ठीक है, अब इसका सब का पारा पारी हर का परिमेयकरण करते चले जाइए। ठीक है, इस पहले एक बार लिख देते हैं, माइनस चार रूट तीन, चार रूट तीन रूट छ प्लस रूट टू, फिर प्लस है रूट सिक्स रूट तीन प्लस रूट टू। अब सभी का हर का परिमेयकरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं अगर सबसे पहले तो कितना जाएगा, तीन रूट दो बटा रूट सिक्स प्लस रूट तीन
गुणने हर का परिमेय करें क्या होता है भाई, साइन चेंज हो जाता है। √3 माइनस √6 माइनस √3, ये तो पहला का हो गया हर का परिमेयकरण। अब दूसरा देखें तो माइनस है, अब इसका कीजिए तो 4√3 बटा √6 प्लस √2 गुणने, अगर माइनस चल जाएगा तो √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2, अब प्लस, अब एक और बच रहा है आपका, दूसरा बच रहा है, तीसरा बच रहा है, √6 वाला बच रहा है वैल्यू, तो √6 बटा √3 प्लस √2 गुने √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2। ठीक है, पूरा हर का परिमेयकरण हम कर लिए, थोड़ा बड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 होगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 का स्क्वायर 6 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी कि 6 में से 3 कितना बच गया, 3 बच गया ऊपर में। ऊपर करेंगे तो 3√2 इंटू √6 माइनस √3 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया कितना आएगा 4, 4√3 गुने √6 माइनस √2 प्लस √6 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √2, समझते जाइएगा, बटा 3 में से 2 गया 1 आ गया आपका। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है इतना तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 से 3 खत्म होगा आपका, 4 से 4 खत्म हो जाएगा आपका, बाकी वैल्यू जो बच गया 1 तो कोई माने नहीं रखता है। आप 2 से गुना कीजिए तो √12 माइनस √6, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, यहाँ कितना आ जाएगा, गुना कीजिए तो √3 में √6 से √18, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस √6, अब फिर प्लस √18 माइनस √12, बस इतना बचा आपका। अब देखिए माइनस √12 से प्लस √12 खत्म, प्लस √6 से माइनस √6 खत्म, अब माइनस √18 से प्लस √18 खत्म, यानी कि टोटल कितना आ गया हमारा, 0 आ गया, यानी कि आपका बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़िया सवाल था, इतना लंबा सवाल था जिसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर था, आगे चले। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे, यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं का योग को उसी भाज्य से भाग देने पर शेषफल जो है 2 बचता है, तो भाज्य ज्ञात करें। अब ऐसा तरीका को लंबा तरीका से कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला होता है क्या, शॉर्टकट लिख लीजिएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर डिवाइजर बराबर, डिवाइजर बराबर हो जाएगा पहला शेषफल, पहला रिमेनिंग प्लस दूसरा रिमेनिंग माइनस तीसरा रिमेनिंग। ठीक है, यानी कहने का तो पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल माइनस तीसरा शेषफल। अब पहला शेषफल कितना है, पहला शेषफल 3 है, दूसरा शेषफल 4 है, अब माइनस तीसरा शेषफल कितना है, 2 है, 2 है, 2 लिख लिए। अब 4 और 3 7 में से 2 गया, कितना बच गया, 5 बच गया। यही आपका जो है डिवाइजर आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही 2 लाइन में आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल है कि पहला जब जब दो संख्याओं को एक ही से भाग किया जाता है तो पहला बार जो है 3 आता है और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं को योग को उसी भाग से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करना है, शॉर्टकट तरीका डिवाइजर बराबर पहला पहला रिमेनिंग प्लस दूसरा रिमेनिंग माइनस तीसरा रिमेनिंग। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। चल देखिए यहाँ पे 3 9 6 2 5 8 और n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब जिनको 8 के डिजिबिलिटी का रूल नहीं पता है उनसे सवाल ही नहीं बनने वाला है। तो 8 का डिजिबिलिटी का रूल क्या होता है मेरे भाई, कि पीछे से जब आपका 3 अंक कट रहा है तो समझिए कि पूरा संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी, यानी कि पीछे से जो 3 अंक है जो 8 से पूरी पूरी तरह जो हमारा कट जाता है, समझिए पूरा नंबर जो है 8 से कट जाएगा। तो 8 का इसका लास्ट डिजिट देखें कितना, 3
9 6 2 5 8 n। हमें कितना संख्या पे चाहिए? 3 संख्या। 3 संख्या को कितना से काटना है? 8 से काटना है, यानी कि 58 n को कितना से काटना चाहिए हमें? 8 से काटना चाहिए। तो 8 से काटेंगे तो कितना बार में? 8 सते 56, 56, 5 खत्म हो गया, बचा कितना? 2। यहाँ n आ गया। अब बताइए कि n का मान यहाँ कितना रखेंगे? ऑप्शन से भी देख सकते हैं आप कि आपका 8 से पूरी तरह कट जाए। 2 रखेंगे अगर तो 22 आएगा, 22 आएगा तो 22 कटेगा 8 से? नहीं कटेगा, तो बिल्कुल आपका 2 नहीं रखाएगा। ठीक है, अगर 8 रखते हैं तो 28 आ जाएगा, जो कि 8 से बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर हम 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो कितना यहाँ पर आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 जो है पूरी तरह से 8 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझे? यानी कि 8 का डिजिबिलिटी का रूल क्या हो हमारे दोस्त, कि पीछे से आपका 3 अंक जो है पूरी तरह से 8 से कटना चाहिए। हाँ, और एक चीज आओ, 8 का डिजिबिलिटी का रूल एक और कहता है क्या, कि पीछे 3 जीरो आना चाहिए, पीछे 3 जीरो आना चाहिए, तो 8 से कट जाएगा। जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लीजिए को नहीं पता है, ये आपका लिख दिए कितना? 21 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो दिखे तो समझिए कि 8 से कट जाएगा। तब दो दो जीरो बचे, जैसे 24 पर डबल जीरो, ये आपका 2 से कट जाएगा। 23 पे डबल जीरो, ये भी आपका 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार 4 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब 3 जीरो रहे चाहे 3 अंक पीछे से रहे, आपका जो है 8 से कट जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना? इतना का सरलीकृत मान क्या होगा? सरलीकृत मान क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलिए बनाइएगा, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। थोड़ा सा मिस्टेक आपको पूरे सवाल को गलत कर सकता है। देखिए यहाँ पे बढ़िया सवाल है। अब देखिए 1 प्लस एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बटा एक्स प्लस 1 गुने एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, आपका सवाल आराम से बन जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यू है, ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यू है, 1 प्लस एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड, इसको अगर गुना करते हैं तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ऊपर देखा जाए तो अगर 1 प्लस एक्स की को, तो ए क्यू ए प्लस बी के होल क्यूब बन सकता है। ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब बन सकता है। तो उसके ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है हमारा? ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले प्लस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, यानी कि एक, माइनस ए बी माइनस एक्स हो जाएगा बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक बार एक्स प्लस 1 आएगा, और एक बार एक्स माइनस 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए यहाँ पे। अब चलते हैं अगर गुना, कितना जाएगा? एक्स प्लस 1 बट्टा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और गुना में हमारा भी है एक वैल्यू, कितना है सर? गुना में है एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है कि कौन कौन से वैल्यू कट रहे हैं, आराम से काटते जाइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स खत्म, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 खत्म, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 खत्म, बचा कितना? 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स कहाँ है? या एक्स प्लस 1 बात बराबर है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, एक्स वाला आपका बचा हुआ है, अभी देख लीजिए यहाँ पे, उसको भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री होने पर खंभे की छाया 4 मीटर कम हो जाती है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे सवाल है, √3 का मान कितना दिया हमारा? 1.732। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण, सबसे पहले अगर बात करें हम एंगल का, ठीक है, चलिए मान लिया ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे कितना बना रहा सर? तो बोल रहा है कि 45 डिग्री और 30 डिग्री, अच्छा दो एंगल बन रहा है। चलिए एक और यहाँ खींच लेते हैं अगर हम, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ए बी जो है, ए बी हमारा क्या है? ए बी का मान पूछ रहा है, ए बी हमारा क्या है? खंभा है। ए बी जो हमारा है खंभा है,
और बोल रहा है कि जैसे 45 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री होने पर, ठीक है, पहले अगर हमारा, पहले अगर कितना था, 30 डिग्री था, तो अब 45 डिग्री हो गया। अब जैसे ही 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ डी अगर ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है सर, तो 4 मीटर गया। 4 मीटर कमेगा ही, जब 30 से 45 डिग्री करेगा उन्नयन कोण जब खंभे का, तो इधर में आएगा, तो इधर में कम आएगा, तो इतना दूरी तो कमेगा ही, इतना दूरी क्या हो जाएगा, कमेगा ही। तो चलिए अगर हम चलते हैं ट्रायंगल्स ऑफ ए बी सी से, ट्रायंगल्स ऑफ कितना से, ए बी सी से, ए बी सी से चलते हैं। हमसे मान क्या पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है ना, ए बी का मान हमसे पूछ रहा है। ट्रायंगल्स ऑफ ए बी सी से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, एक होता है, तो एक लिख लिया है, एक बराबर, अब 45 डिग्री टेन है, तो टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है, यानी कि ए बी बटा बी सी हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल ऑफ चलते हैं कितना में, ए बी डी में, ए बी डी में चलते हैं, तो कितना आ जाएगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। अब यहाँ पे टेन 30 का मान कितना है, एक बटा रूट 3 बराबर ए बी बटा बी डी। अगर यहाँ पे मान निकालना देखें हम, तो ए बी कॉमन है, तो ए बी को अगर बीच में रखते हैं हम, और इधर ले लेते हैं बी सी को, और इधर ले लेते हैं बी डी को, बी डी को, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का अगर मान निकालना जाने हम, तो ए बी कितना है हमारा, एक है, एक लिख लिए, तो बी सी कितना है हमारा, बी सी भी हमारा एक है। अगर ए बी हमारा फिर एक है, तो बी डी कितना है, रूट 3 है। ठीक है, यहाँ यहाँ रेशियो आ गया, यहाँ एक है तो यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ एक है तो यहाँ एक आ जाएगा, यानी कि मान कितना आ गया हमारा, एक रेशियो रूट 3 आ गया, यानी कि 1 रेशियो रूट 3 आ गया। बी सी का मान एक, ए बी का मान एक, और बी डी का मान रूट 3। अब देखिए यहाँ पे हमें अगर आप बात करते हैं हम कि सी डी का मान पूछे आपसे, तो सी डी बराबर फॉर्मूला अगर पूछे कि सी डी बराबर कितना होगा, तो सी डी कैसे आएगा, बताइए सी डी कैसे आएगा। तो सी डी निकालने के लिए बी डी में से अगर बी सी घटाएंगे तो सी डी आ जाएगा, बी डी में से बी सी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। समझ रहे बात को ना, सी डी का हमें मान चाहिए, सी डी का मान चाहिए, तो बी डी में से अगर बी सी घटाएंगे तो सी डी आ जाएगा। तो सी डी घटाएंगे कितना, तो बी डी माइनस क्या, बी सी, बी सी, जबकि सी डी का मान कितना है, 4 है। चलिए 4 है बराबर बी डी कितना है, तो बी डी हमारा कितना है, बी डी रूट 3 है, माइनस बी सी कितना है, बी सी हमारा एक है, एक है, रूट 3 माइनस एक जो है 4 के बराबर है, यानी कि रूट तीन हमारा, रूट 3 माइनस एक आ रहा है सी डी, लेकिन सी डी कितना है, 4 है, तो कितना गुना हो गया सर, तो रूट 3 बटा रूट 3 माइनस सी डी कितना आ रहा है, रूट 3 माइनस 1 आ रहा है, लेकिन सी डी यहाँ कितना 4 है, यानी कि रूट 3 माइनस 1 जो है हमारा है, वो 4 का मान है, वो कितना का मान है, 4 का मान है, 4 का मान है, कितना है, रूट 3 माइनस 1। हमसे पूछ रहा है किसका मान, ए बी का मान। ए बी है कितना सर, ए बी हमारा है यहाँ पे, ए बी हमारा एक है, यानी कि एक का मान पूछ रहा है, तो एक से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, रूट 3, रूट 3 यहाँ अगर आएगा तो कितना आ जाएगा, -1 यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा 5 हो जाएगा, रूट 3 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, बी डी माइनस बी सी की है, सी डी का मान, सी डी का मान कितना हमारा 4 है, सी डी का मान 4 है, तो 4 और इतना मान निकालनी है हम। अब एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बटा रूट 3 माइनस 1। ठीक, देखिए यहाँ पे सी डी कितना हमारा आया, देख लीजिए यहाँ पे सी डी हमारा कितना आएगा, मान नहीं रखिए, सी डी हमारा कितना आया था, रूट 3 माइनस 1 आया, रूट 3 माइनस 1 आ रहा है, जबकि हमारा सी डी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो कितना गुना, तो 4 गुना, तो 4 रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 गुना दिया हुआ सी डी का मान हमारा इतना आ रहा है, 4 गुना हमारा दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक का मान निकालना है, तो एक का मान निकालने के लिए एक से गुना करेंगे तो उतने आ जाएगा, तो 4 गुने, अब रूट 3 का मान कितना होता है, रूट 3 का मतलब 1.732, अगर हम एक हटाएंगे तो 0.732 लगभग बचेगा। अब 4 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 चौक 28, 2 पॉइंट करके समथिंग आया, 3 पॉइंट लगभग आने वाला है। ठीक है ना, 4 से गुना कीजिएगा, रूट 3 का मान कितना है,
1.732 घटाएंगे 1 अगर हम तो 0.732 आएगा। अब 0.73 में अगर इसे गुना करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 आएगा। लास्ट में 8 किसका है? लास्ट में 8 इसी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ए का आ रहा है। यानी कि आपका बिल्कुल यही सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 3 पॉइंट लगभग समथिंग आएगा आपका। क्लियर है? तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमने आपका टोटल सवाल करवाया। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 8-9 जो आपका है पूरी तरह से समाप्त होता है। तो अगर क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक तो करना ही करना है और शेयर भी करते रहिएगा। और अगर नेक्स्ट आपका वीडियो प्रैक्टिस सेट 9 के साथ यानी कि मॉक टेस्ट 10 के साथ आते हैं। 9 तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगला क्लास की ओर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।